हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है विलियन चैप्टर के बारे में, सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। अब उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे क्या है। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा कि विलेन कैसे बनता है। विलायक और विलेय को मिलाने पर विलेन बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने पर विलेन बनता है। तो अब आगे देखते हैं कि किसी विलेन में किसी विलेय की विलेयता क्या है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, विलेयता सबसे पहले देखना है विलेयता क्या है। विलेयता क्या है कि maximum amount of any solute which can be dissolved in the given amount of solvent at specific temperature and pressure। मतलब किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी दिए गए विलायक की मात्रा में अधिकतम कितना विलेय घुल सकता है, वही उसकी विलेयता कहलाती है। अब यहाँ पर बात आती है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। विलेयता को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो विलेयता को प्रभावित करती है आपका ताप, पहली चीज़ ताप प्रभावित करता है, दाब प्रभावित करता है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति प्रभावित करती है, और एक है आपका सम आयन प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। देख लेते हैं विलेयता पर विलेय तथा विलायक की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। एक वर्ड यहाँ पर आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जिस प्रकार का विलेय होगा उसी प्रकार के विलायक में वो घोलित होगा। मतलब जिस तरह का सॉल्यूट होगा उसी नेचर का सॉल्वेंट होगा, तो उसमें वो घुल जाएगा। जैसे अगर आपके पास एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मतलब ध्रुवित, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट मीन्स ध्रुवीय विलायक। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा, मतलब उसमें पोलर ध्रुवीय विलेय ही घुलेगा। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुल जाएगा। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुल जाएगा। देख लेते हैं पोलर और विलेय और पोलर विलायक क्या होते हैं। जैसे NH3 और NaCl आपके एक पोलर विलेय हैं। अगर इनको हम घुलना चाहें तो ये जल में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। जल एक पोलर विलायक है। पोलर का मतलब क्या है कि किसी अणु में जब दो पोल बन जाएं, धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जहाँ पर बन जाए, तो ऐसा जो विलायक या ऐसा विलेय होता है उसको हम पोलर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्यूट कहते हैं। तो NH3 और NaCl जल में घुल जाते हैं, क्योंकि NH3 भी पोलर विलेय है और NaCl भी एक पोलर विलेय है, और H2O एक पोलर विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। अब देखते हैं नेप्थलीन और एंथ्रासीन। नेप्थलीन और एंथ्रासीन, यहाँ पर नेप्थलीन में बेंजीन की दो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं। एंथ्रासीन में बेंजीन टाइप के 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं। तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन दोनों एक नॉन पोलर विलेय हैं। अब ये किस में घुलेंगे? अगर ये नॉन पोलर विलेय हैं तो क्या ये पोलर विलायक में घुल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये नॉन पोलर विलायक विलेय है तो नॉन पोलर विलायक में ही घुलेंगे। मीन्स अगर नेप्थलीन और एंथ्रासीन को आप जल में मीन्स वाटर में घुलना चाहें तो ये कभी भी नहीं घुलेंगे। किस में घुलेंगे? नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन बेंजीन में घुल जाएंगे, क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर विलायक है। तो हमने देखा कि विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी विलेय की विलेयता निर्भर करती है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, टेम्परेचर, ताप, और तीसरा है आपका फैक्टर दाब। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी ला शातेलियस प्रिंसिपल। अब ला शातेलियस प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ला शातेलियस प्रिंसिपल क्या है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने इसको तो देख लिया है, पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम बात करेंगे ला शातेलिय प्रिंसिपल की। तो ला शातेलिय प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले देखना होगा ये ला शातेलिय प्रिंसिपल क्या है। तो ला शातेलिय प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब हमारा सिस्टम या कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था होती है जब ना तो
रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक में, और ना तो उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की अवस्था। तो इक्विलिब्रियम में ला शातिनी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ला शातिनी प्रिंसिपल कहता है कि एट इक्विलिब्रियम व्हेन वी इंट्रोड्यूस एनी effect, any change in the equilibrium state, if we introduce any change in the equilibrium state of any system, then the system always tend to shift towards the direction where from where it can reduce the introduced pressure or temperature। means जब कभी भी इक्विलिब्रियम की स्टेट में किसी भी सिस्टम में हम कोई परिवर्तन करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ से वो किए गए परिवर्तन का विरोध कर सके या विरोध करे। जैसे अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा ला शातिनी का प्रिंसिपल। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम। ताप का क्या प्रभाव होता है, ताप का क्या प्रभाव होता है। हम देखते हैं जब कभी भी किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो या तो वो लिक्विड ठंडा हो जाता है या तो वो गर्म हो जाता है। जैसे अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलें तो ऐसा जो विलेन या ऐसा जो मिक्सचर तैयार होगा वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसी जगह पर अगर आप ग्लूकोज को पानी में घोलिए तो जिस बर्तन में आप ग्लूकोज को घोलेंगे वो रिलेटिवली पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पदार्थ को किसी भी विलायक में घुलने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। तो देख लेते हैं ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और वहाँ पर ला शातिनी प्रिंसिपल किस तरह से अप्लाई होता है। मान लेते हैं हमारे पास ए है सॉल्यूट मीन्स आपका विलेय है और बी हमारा है सॉल्वेंट विलायक है, और इसको दोनों को मिलाने पर एक सॉल्यूशन मीन्स एक विलेन तैयार होता है सी। ऐसी अवस्था में सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब इसको इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में हम घोलें तो हो सकता है कि हीट प्रोड्यूस हो सकता है कि हीट प्रोड्यूस हो। अब अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में हम घोलते हैं और सॉल्यूशन बनता है और अगर वो सिस्टम या वो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो विलेन की अवस्था है उसमें अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जो सिस्टम होगा उसमें अगर हम इसको बाहर से हीट देंगे तो इस विलेय की विलेयता प्रभावित होगी, मतलब ये कम घुलेगा। कारण क्या है कि ये तो जब इस विलायक में घुलता है तो अपने आप खुद ही हीट प्रोड्यूस करता है, और अगर इस कंडीशन में इसको आप बाहर से और हीट देंगे तो ये सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ से ये हीट के इफेक्ट को कम कर सके। अब हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेगा, ये सॉल्यूशन जो है वापस आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाली दिशा में डायरेक्शन में वापस हो जाएगा ताकि ये हीट को अब्जॉर्ब करके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे दे। ये होगा आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। जैसे आप ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मीन्स ये ग्लूकोज को जल में घुलने के लिए हीट चाहिए होती है, तो हीट ये कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें जो आपका सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बन गया तो उसकी जो एंथैल्पी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच सोल्यूशन, डेल्टा एच सोल्यूशन। तो जो डेल्टा एच सोल्यूशन होगी अगर एंडोथर्मिक है तो सोल्यूशन बनने पर इसने हीट को अब्जॉर्ब किया है। ऐसी कंडीशन में जो सोल्यूशन की एंथैल्पी होगी दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये सिस्टम आपका हो जाएगा डेल्टा एच सोल्यूशन ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0 तो आप इसको हीट देंगे, हीट अगर इसको आप देंगे तो डिसोल्यूशन प्रोसेस बढ़ेगा,
मतलब विलेयता बढ़ेगी। दूसरी कंडीशन में देखते हैं हम, अगर मान लिया कोई सॉल्यूट है A और कोई सॉल्वेंट है B और इसको घोलने पर सॉल्यूशन बनता है C, और अगर इसमें ये क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मीन्स ये रिलीज करेगा हीट को रिलीज करेगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको, आपका सॉल्यूशन, ऐसी कंडीशन में जो आपके डेल्टा H सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी वो आपकी 0 से डेल्टा H सॉल्यूशन, पहले वाली कंडीशन में क्या थी, डेल्टा H सॉल्यूशन आपकी ग्रेटर देन 0 थी। अब इस वाली कंडीशन में ये क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा H सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। अब लेस देन 0 वाली कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि ये हीट को रिलीज कर रहा है। अब इस कंडीशन में अगर आप इसको हीट दोगे तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये है आपका टेम्परेचर का इफेक्ट, ताप का प्रभाव विलेयता पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और वहाँ पर हीट का इफेक्ट पड़ता है, और दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वहाँ पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक के आधार पर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो क्या गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हमेशा बढ़ेगी या घटेगी, तो ऐसी कंडीशन में जो गैस है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा ही घटेगी। याद रखिए कि जो अगर गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा ही घटेगी। उसके बाद हम आते हैं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो ये जो आपका दाब का प्रभाव है इसको हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ में, इसको हम पढ़ेंगे आगे हेनरीज लॉ में। हेनरी का नियम कहता है, अभी रफली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में बढ़ेगी, कब, दाब बढ़ाने पर। मीन्स गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इतना आप अभी जान लीजिए। इसके बाद हम जब हेनरीज लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हेनरी का नियम। उसके बाद ये जो आपका सम आयन प्रभाव है, यहाँ पर अगर कभी भी दो आयन समान हो जाते हैं विलयन में, मतलब विलयन में कोई आयन या कोई सॉल्ट प्रेजेंट है जो दो टाइप के आयंस प्रोड्यूस करता है, उस कंडीशन में अगर आप उसको बाहर से कोई एक ऐसा सॉल्ट उसमें दूसरा मिला दीजिए जो दोनों सॉल्ट में कॉमन है, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्ट पहले से विलयन में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट था उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और ये जो आपका सम आयन प्रभाव है इसको भी हम बाद में स्टडी करेंगे। अब आ जाते हैं, सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन। किसी विलयन की जो विशेषता होती है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। किसी भी विलयन की विशेषता क्या होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ही हम किसी विलयन को बताते हैं कि विलयन में कितना सॉल्यूट या कितना विलेय प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर विलयन होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तन विलयन। अब तन विलयन किसको कहते हैं, तन विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम विलेय उपस्थित होता है। ऐसे विलयन जिनमें अपेक्षाकृत कम विलेय उपस्थित होता है। मीन्स दो सॉल्यूशंस which have relatively low amount of solute are known as dilute solutions। तो जिनमें ऐसे विलयन जिनमें कम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है अपेक्षाकृत, उनको हम तन विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या है?
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित होता है। जैसे मीन्स दो सॉल्यूशंस विच हैव रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो ऐसे विलेयन को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम वे ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन। कौन से ऐसे टर्म हैं जिनके आधार पर या जिनके द्वारा हम किसी विलेयन की कॉन्सेंट्रेशन को, किसी विलेयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे सिंपली इसको मैं बता दे रहा हूँ, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इसको बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलेयन का आयतन लीटर में, तो 1 लीटर विलेयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसको हम विलेयन की मोलरता कहते हैं। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको रफली देख लेते हैं सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। उसके बाद हमने मोलैरिटी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, मोललता क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि 1 लीटर विलेयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे मोललता में। मोललता कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। मीन्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, विलेयन की मोललता कहलाएगी। तो ये हो गया आपका मोललता। हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक रेशियो होता है। कभी भी किसी भी विलेयन में 2 या 2 से ज़्यादा घटक होते हैं, तो मोल प्रभाज क्या है? जिस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या। तो किसी एक घटक के मोल की संख्या डिवाइडेड बाय विलेयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है उसको हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक घटक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या। तो ये हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। किसी एक घटक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या। ये हो जाएगा आपका मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हटा देते हैं इसको। फिर आ जाते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। प्रतिशत सांद्रता क्या है? प्रतिशत सांद्रता क्या है? किसी विलेयन के 100 इकाई में विलेय के इकाइयों की संख्या। किसी विलेयन की 100 इकाइयाँ हैं, उस 100 इकाइयों में विलेय की कितनी इकाइयाँ हैं वही होता है आपका विलेय की प्रतिशत सांद्रता, विलेयन की प्रतिशत सांद्रता। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मीन्स प्रतिशत सांद्रता। अब ये जो प्रतिशत सांद्रता होती है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे लिखते हैं कि लिखेंगे विलेय, ये विलेय के लिए भी निकाल सकते हैं और विलायक के लिए भी निकाल सकते हैं कि विलेय
विलेय कितना परसेंटेज और विलायक का कितना परसेंटेज है, दोनों के लिए निकाला जा सकता है। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत सांद्रता। अब प्रतिशत सांद्रता में भी कई टाइप की, एक मास परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो विलेय होगा आपका वो भी ग्राम्स में होगा और विलायक भी आपका ग्राम्स में होगा। और इसी वाले फॉर्मूले पे रख के हम उसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें होता है जो आपका विलेय है वो भी आपका ml में होगा और विलायक भी आपका ml में होगा। और सेम इसी फॉर्मूले पे रख के विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इसका भी हम परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके बाद एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक ऐसा परसेंटेज है या ऐसी प्रतिशत सांद्रता है जिसमें जो विलेय होता है वो ग्राम्स में होता है और विलायक आपका ml में होता है। तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब विलेय की ग्राम्स में मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की ml में मात्रा मल्टीप्लाइड बाय 100 करके हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि विलयन की सांद्रता निकाल लेंगे। विलयन की सांद्रता मतलब विलेय की सांद्रता अलग निकाल सकते हैं और विलायक की सांद्रता अलग निकाल सकते